नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 56 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 56 का जो पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा। अगर बात की जाए सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर को जो है वो महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, लेकिन कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में लूटा। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। ये सोमनाथ जो मंदिर है ये भारत के किस राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार महमूद गजनवी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किए गए थे। और अगर महमूद गजनी की बात करते हैं तो महमूद गजनी ने जो है 1009 में कांगड़ा किले पे भी आक्रमण किया था। तो 1009 ईस्वी में इसका कांगड़ा किले पे जो आक्रमण था ये चौथे नंबर का इसका आक्रमण था। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके दरबार के दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे? तो अगर अल बरूनी की बात की जाए तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनाता है कि जो महमूद गौरी है, महमूद गौरी, एक महमूद गौरी मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा? तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में लड़ा। और किसके साथ लड़ा? तो ये इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। और पहले युद्ध में जो है गौरी की हार होती है। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इस बात को आपने याद रखना है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। और दूसरे युद्ध में जयचंद ने गौरी की सहायता की और गौरी की सहायता की, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। और दूसरे युद्ध में जो जीत हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी की। तीसरी जो युद्ध हुआ था वो जयचंद के साथ ही लड़ा था 1194 में, जो कि चंदावर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि गौरी की फिर से विजय हुई और जयचंद की हार हुई। तो ये तीनों युद्ध भी आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों युद्ध है। अगर आप अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, आप सभी समझ रहे होंगे कि आपके पास बहुत ही कम टाइम अब बचा है, 3 से 4 दिन बचा है, तो अभी भी आप स्मार्ट हैंड रिटन नोट्स हमसे ले सकते हैं। 7876145409 हमारा नंबर है। जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमसे लीजिएगा नोट्स, क्योंकि अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हैं इसी बार, तो अभी भी आपके पास टाइम है। बहुत होते हैं 3 से 5 दिन स्मार्ट चीज़ें पढ़ने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरी प्लीज़ सारी की सारी वीडियो देख डालिएगा, आपका टेट आराम से क्लियर हो जाएगा। एक बार महादेव का नाम जरूर लीजिएगा, आपका टेट 101% क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। देखिए, पुरातन भारत के जो महान न्यायकर्ता है वो पाणिनि को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। सॉरी, मनु को जो है वो पुरातन भारत का महान न्यायकर्ता कहा जाता है, क्योंकि मनु ही पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता थे। और अगर पाणिनि की यहाँ पे बात हो रही थी, पाणिनि याद आ गया था, तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की गई थी, तो अष्टाध्यायी की जो रचयिता है वो पाणिनि है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि चाणक्य यहाँ पे दिया, जो कौटिल्य चाणक्य, इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की गई थी। उसी प्रकार पतंजलि दिया है, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचयिता, तो महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि थे। उसी प्रकार बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र जो ग्रंथ है ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा। उसी प्रकार रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे के सारे जो है वो कालिदास जो इसके रचयिता, इन सभी ग्रंथों के। उसी प्रकार हर्षचरित, बहुत बार बता चुका हूँ, हर्षचरित जो ग्रंथ है इसके रचयिता थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? बात हो रही है स्वराज पार्टी की, और अगर मैं बात करता हूँ स्वराज पार्टी की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। स्थापना तो 1923 में हुई थी, लेकिन जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार 1922 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1922 में, ठीक 1922 में एक साल पहले चोरा चोरी की घटना होती है, जो कि टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये चोरा चोरी की घटना होती है, जहाँ पे एक पुलिस थाना उसको ही जला दिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल
1919 को, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर के द्वारा जो है वो गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, आपकी जो आने वाली अपकमिंग परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो ये नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो ढाका में। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना होती, इस बात को आप याद रखें। इसके बाद सूरत अधिवेशन एक हुआ था। सूरत अधिवेशन ठीक एक साल बाद हुआ था, 1907 में। सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल, दो दलों में बढ़ गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कांग्रेस का बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। जो गांधी इरविन समझौता था उसके तहत जो है किसको स्थगित किया गया था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, पहले तो आपको पता होना चाहिए किस ईयर में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में जो है वो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। इसके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो क्या किया गया था, स्थगित किया गया था। और गांधी इरविन समझौते से ही गांधी जी ने दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, इसमें भाग लिया था, इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद अगर यहाँ पे ऑप्शन में दांडी मार्च दिया है, दांडी मार्च की अगर मैं बात करता हूँ तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगर मैं बात करता हूँ असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के बीच में चला था। और अगर बात की जाए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये 1930 के आसपास चला था। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये 1942 में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई, करो या मरो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ें जो है पेपर में पढ़ के जाए, परीक्षा में कोई सी चीज़ भी आपको काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। सेम क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टेट परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90% चांसेस यहाँ से रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो सूरत में जो है पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी सूरत अधिवेशन की। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, और जब कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय जो है वो कांग्रेस की उस टाइम में जो अंग्रेजी वॉइसरॉय कौन थे, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया। तो याद रखना, अंग्रेज बहुत डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन उस समय वॉइसरॉय थे, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, ऑलेंड ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सूरत अधिवेशन 1907 बता चुका हूँ इसके बारे में। और कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में यहाँ पे बढ़ गई थी। उसी प्रकार कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 में जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो बम्बई में होता है। और बम्बई में जो हुआ था, इसमें जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है 72 मेंबर्स शामिल हुए थे, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है वो कोलकाता में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो बनारस में होता है। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कोलकाता में होता है। और 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें वंदे मातरम गाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का
1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और यहाँ पे जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। इसके बाद 1931 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसको कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और कराची जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ था यहाँ पे? मौलिक अधिकारों की मांग की थी, ये भी आपको याद रखना है। 1906 में भी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता की थी। कोलकाता में ये भी अधिवेशन हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। तो कोलकाता में बहुत सारे अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे, जैसे 1896 हो गया आपका, 1911 हो गया आपका, 1906 हो गया आपका, 1917 वाला जो हुआ था वो भी कोलकाता में हुआ था। और 1917 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 33वें नंबर का, यहाँ पे जो अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, अगर भारतीय आएगा, देखिए अगर पहली महिला आएगा तो एनी बेसेंट आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो कौन आएगा, तो फिर यहाँ पे आपने हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे जो आप राइट आंसर आएगा वो सरोजनी नायडू आएगा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और कांग्रेस का जो 1924 में अधिवेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40वें नंबर का हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, और इस अधिवेशन को बेलगांव अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इनके प्रति जिम्मेदार है। देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोअर हाउस, लोकसभा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। तो संसद के किस सदन को निम्न सदन, तो याद रखना लोकसभा को कहा जाता है। और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। राष्ट्रपति यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो इसके बारे में जो बात होती है वो अनुच्छेद 52 से 61 इसके बारे में बात होती है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सीजीआई दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इस बात को आपने याद रखना है। और कल ही भारत के जो वर्तमान में नए नियुक्त जो राष्ट्रपति हुए हैं इनका नाम है संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, और राष्ट्रपति की शपथ और त्यागपत्र जो देता है ये उपराष्ट्रपति को देता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, विच टैक्स इज लेवाइव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट जो टैक्स होता है, मनोरंजन जो कर होता है, जो हमारा एंटाइटलमेंट जो टैक्स है इसको जो है मनोरंजन जो कर है इसको सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए जो यहाँ पे कर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ तो इसमें जैसे कि आपका यहाँ पे वेल्थ टैक्स दिया है, ये जो है वो किस में आता है, आपका इनकम टैक्स है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारे के सारे जो है वो किस प्रकार के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, अप्रत्यक्ष कर की बात करता हूँ, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। और डायरेक्ट में आते हैं जैसे वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट ऑफ इंफीरियर कोर्ट। मतलब कि ऐसी कौन सी याचिका है जो उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट में नहीं जा सकती, मतलब कि ऐसी याचिका जो पहले ऊपर वाले कोर्ट में फिर वो नीचे वाले कोर्ट में नहीं जा रही है, तो वो याचिका है क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। देखिए यहाँ पे अगर रिट की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट की बात की गई है, और इन अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इन रिट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किस किस अनुच्छेद से किस कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं ये भी बता दूंगा। पहले रिट के बारे में जान लेते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है, प्रोहिबिशन होती है, आपका प्रतिषेध होता है, मैंडेमस होती है, सेरिटरी होती है, क्यू वारंटो होती है, और 5वीं होती है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस जो है 5वीं प्रकार की रिट है, लेकिन अधिकार परीक्षा के तहत जो है आप उच्च कोर्ट से निम्न कोर्ट के में जो है वो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप रिट लगाना चाहते हो, अगर आपकी मौलिक अधिकारों की मांग होती है तो अनुच्छेद नंबर 32, और अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल भी कहा है, इस बात को आपने याद रखना है। हाई कोर्ट में अगर आप रिट लगाना चाहते हो तो अनुच्छेद नंबर 226। कुछ इंपॉर्टेंट डे की अगर मैं बात करूं तो 9 जनवरी का दिन बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार 24 जनवरी को भी एक दिन मनाया जाता है,
और 24 जनवरी को जो डे मनाया जाता है ये है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इस बात को भी आपने याद रखना है। और 30 जनवरी को शहीदी दिवस, मार्टियल डे, शहीदी दिवस 30 जनवरी, तो ये सारी की सारी डेट आपको याद रखना है। और 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस, मतलब कि रामसर डे। तो रामसर डे कब मनाया जाता है? तो रामसर डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे भी हम इसको कहेंगे। और यूनेस्को डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में सारी चीज़ें काम आने वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। तो 20 से अधिक ये जो नहीं हो सकती, कि जो लोकसभा में संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको जो रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जो संख्या है वो 20 से अधिक बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या काफ़ी है, 7 है, लक्षद्वीप में 1 है, आपका हिमाचल प्रदेश से हम आते हैं तो 4 यहाँ पे लोकसभा की है और 3 यहाँ पे राज्यसभा की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो 80 लोकसभा की यूपी में है। तो ये जो मेरी पिछली एक वीडियो पार्ट नंबर 55 जो आया था, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, तो आप वहाँ पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी गई है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ पे बता दी गई है, कितनी सीटें कहाँ पे है, बिहार में कितनी है, और यूपी में सबसे ज़्यादा 80 है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज लोक लेखा समिति है एक। तो लोक लेखा समिति जो है एक सब कमेटी, मैं इसको कह सकता हूँ। लोक लेखा समिति एक उप समिति है, इस बात को आपने याद रखना है। नहीं, ये एक उप समिति तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये लोकसभा समिति एक चेंज कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा। हाँ, क्या करता है ये जो लोकसभा की जो ये होती है, लोक लेखा समिति होती है, इसका जो काम होता है, जो कैग होता है ना, कैग CAG, ऑडिट एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अनुच्छेद नंबर 148 में कैग के बारे में बात की जाती है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान में कैग है। ये रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिट की, और उस रिपोर्ट को एग्जामिनर करता है। जो कैग जो है वो कैग को रिपोर्ट सबमिट करता है, लोक लेखा समिति ऑडिट की एक जो रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिनर करने का काम करता है। और जो कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिट की, उसको क्या करता है, उस रिपोर्ट को जो एग्जामिन करेगा लोक लेखा समिति, इस बात को आपने याद रखना है। 1921 में इस लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। वैसे इतने डिटेल में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरा बताने का फर्ज है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलती पेपर में जाने से पहले करोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचायती राज संस्थान निधि के लिए मुख्यतः निर्भर रहते हैं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर फंड्स मेनली ऑन ओनली ऑन। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो पंचायती राज जो संस्थान है, इस निधि के लिए जो प्रमुख निर्भर रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, सरकारी वित्त पर। तो जो पंचायती राज संस्थान होते हैं वो सरकारी वित्त पर, जो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग हो गए, इस पे सबसे ज़्यादा जो है निर्भर रहेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और पंचायती राज के बारे में बात करता हूँ तो 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 के आसपास, 94 के आसपास हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इसमें जो है बात की गई है पंचायती राज की। और पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इसने पहली बार 1959 में इसको अपनाया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, और क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या की आत्मा किस पर आधारित है? तो व्याख्या की आत्मा जो है वो प्रियम्बल को कहा जाता है। प्रियम्बल जो है वो USA से हमने लिया है, और प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। देखिए, प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। एक तो सोशल जस्टिस है, दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस है, तीसरा इकोनॉमिकल जस्टिस है। तो 3 प्रकार के जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है, और लिबर्टी की भी यहाँ पे बात हो रही है प्रियम्बल में, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके शासनकाल के समय जो है जो स्थायी बंदोबस्त बंगाल का था वो अस्तित्व में आया था? तो 1786 से 1793 की बात है, जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है वो अस्तित्व में आया था। और स्थायी बंदोबस्त जो आया था ये 1793 में आया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल था 1786 से 1793, और इसी बीच 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो है अस्तित्व में आया था, जिसको हम जो है वो परमानेंट सेटलमेंट कहेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था इनके शासनकाल के समय। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन में दिया है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर बात करूँ तो इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके शासनकाल के समय एक संगोली की संधि हुई थी। तो संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की जो संधि है वो 1816 के आसपास हुई। एंग्लो नेपाल वॉर भी जो है वो
इनके शासनकाल के समय ही हुआ था। एक लॉर्ड वेल्जेली थे, तो लॉर्ड वेल्जेली के समय जो है वो साइक संधि हुई थी। तो साइक संधि जो है लॉर्ड वेल्जेली के समय हुई थी। और लॉर्ड वेल्जेली के बारे में बात करता हूँ, जिनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अगर बात की जाए देवबंद आंदोलन की, तो ये पुनर्जागरणवादी, जिसको हम रिवाइवलिस्ट कहते हैं, तो पुनर्जागरणवादी के अंतर्गत जो है आता है देवबंद आंदोलन। और अगर मैं बात करता हूँ देवबंद आंदोलन की, तो कुरान की इसका जो महत्व, मतलब ये क्या चाहता था, तो ये जो कुरान की जो टीचिंग थी उसको देश भर में फैलाना चाहता था, देश के अलग अलग हिस्सों में। और जो ये देवबंद आंदोलन आया था, इसके विरोध में एक और जो है वो आंदोलन आया, उसका नाम था अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके विरोध में था, तो ये देवबंद आंदोलन के विरोध में था। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन कि गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष में किया था। तो देखिए, गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का जो विरोध है वो 1906 के आसपास किया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये क्या था कब 1906 में, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका ही का ही है ये। वहाँ था कि जो भी एशियन बाहर घूमता है, बाहर घूमेगा, उसको जो थंब प्रिंटेड सर्टिफिकेट जो उस टाइम बनता था वो दिखाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया और उनके इस विरोध को जो है वो माना गया था बाद में। और ये अफ्रीका के संविधान ने फिर वापस ले लिया था इसको बाद में। और आज के लिए हम इतना ही यहाँ से वीडियो पढ़ेंगे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अभी हो रहा है, 1-2 दिन में जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लाइव क्लास आज शाम को 4 बजे है, तो सभी लाइव आ जाएँ। मैं सभी को यहाँ से सूचित करना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय शंकर महादेव।